हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अगले सीरीज में हैं जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे प्रश्न जो ऑप्शन के साथ अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो उस ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप काफ़ी कन्फ्यूजन कर जाते हैं और कन्फ्यूजन के कारण उस प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के हम लोग सीरीज में चल रहे हैं जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न को शामिल किए गए हैं। तो ये हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का चैप्टर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे पादप आकारिकी पे। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, इसमें लगभग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 29 से 30 तक में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 5-6 उसका चर्चा हम लोगों को किए थे। आज हम लोग आगे करेंगे यानी कि इस प्रश्न में 30 पे टिक लगा हुआ है, देखेंगे कि 30 में क्या प्रश्न है। ऊपर वाले 28-29 आशा करते हैं परिचित होंगे। जैसे ऊपर में 28 में करा है किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होते हैं। तो पर्णदल आपको पता ही होगा, जो पिटोलाइड होता है पत्ता में उसका पर्णदल न्यूनीकृत किसमें होता है, जलोद्भिद में, समोद्भिद में, शुष्कोद्भिद में। तो वो ये पता होना चाहिए आपको शुष्कोद्भिद में, क्योंकि वो पत्ते का रूपांतरण तना के रूप में हो जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। तो ये आप ऐसे भी आंसर का सही जवाब दे पाएंगे। फिर है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है, जो कैक्टस वाले पौधा होता है उसमें काटा काटा होता है तना का अपूर्णन अनुपर्ण का पत्ते का कलियां का, तो वो पत्ते हो जाएगा वाष्पीकरण को कम करने के लिए, ताकि वाष्पीकरण ना हो, पानी का ह्रास कम हो, उसी को रोकने के लिए पत्ते क्या होते हैं, कांटे में बदल जाते हैं। और जैसे कांटे में बदलेंगे तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो कम हो जाएगी। तो यही सब कारण है जो, तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न 30 है, 30 पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए 30 में करा है पुष्पों के अध्ययन कहलाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फेनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी। इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप कंफ्यूजन करेंगे आप एंथोलॉजी, फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी, ये आपके माइंड में ज़्यादा जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी से आपको शायद इसे आप रिमूव कर पाएंगे क्योंकि एग्रेस्टोलॉजी फसलों का अध्ययन होता है। तो एंथोलॉजी तो हम बारीकी से समझते हैं कि क्या होता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फिनोलॉजी में पॉलिनोलॉजी। पहले पॉलिनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोलॉजी और फिनोलॉजी, तो फिनो जैसे फिनोलॉजी ऑप्शन सी में है, तो फिनोलॉजी में पौधों और पशु के जीवन चक्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये फिनोलॉजी हो गया। तो फिनो यहाँ तो पुष्प में बहुत सारे फल समझेंगे तो वह फिनोलॉजी की तरफ भी टिक लगा देंगे, लेकिन जैसे ही आयोग के द्वारा आंसर की जा रही जाएगा तब उन्हें पता चलेगा कि उत्तर इस प्रश्न का जवाब गलत था। तो फिनोलॉजी में हम लोगों ने जाना कि जिसमें पौधे और पशु के जीवन चक्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ना ही इसका फल से संबंधित है ना ही इसका पुष्प से संबंधित है, तो फिनोलॉजी रिमूव हो गया। अब हम लोग पॉलिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनोलॉजी में परागण का अध्ययन किया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। जैसे पॉलिनोलॉजी, तो पॉलीग्रेन जो होता है ना परागण के लिए, तो ही पॉलीग्रेन होता है ना, जो क्या होता है परागकण उसको कहते हैं, परागपुट जो छोटे छोटे असंख्य दाने के ऊपर होते हैं। ये तृतीय दल होता है क्योंकि पुष्प के 4 दल होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे। जो प्रथम उसे बाह्य दल कहते हैं, जो सेकेंड स्तर पर होता है यानी जो द्वितीय दल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं। तीसरे दलपुंज, तीसरा जो होता है उसे पुमंग और चौथा जयांग होता है। ये होता है जो हम लोगों ने देखा था पुष्प के भाग होते हैं, है ना। जयांग को हम लोग मतलब और जैसे जयांग को जयांग के रूप में ही जानते हैं, जो क्या होता है स्त्री केसर होता है, यानी कि उसमें मादा वाले भाग होते हैं जिसमें आप वर्तिका और वर्तिका पढ़ेंगे तो वो अलग है। तो यहाँ पॉलिनोलॉजी का चर्चा हुआ पॉलीग्रेन का, जिसमें से क्या कहता है पुष्पों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो पॉलीग्रेन को ही हम लोग परागकण कहते हैं। तो यह क्या होता है, पराग जो कण होता है, असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं। कहाँ होते हैं परागकण, ये होते हैं जो पराग कोष में जो 4 कोष्ठक होते हैं जिन्हें हम लोग परागपुट कहते हैं। तो वही होता है, इसमें परागपुट में असंख्य छोटे छोटे संरचनाएं होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं परागकण, पॉलीग्रेन कहते हैं। तो इसमें से ये दोनों रिमूव हो गए। अब बच गया एंथोलॉजी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंथोलॉजी हो जाएगा, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न था, कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन भी था, अगर थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे तो गलत जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाइए, हम लोग 41 में प्रश्न करा है। 41 में करा है एनिमोलॉजी यानी एनिमोफिली में किसका, एनिमोफिली परागण है। क्या है एनिमोफिली, देखिए एनिमोफिली में किस तरह से परागण होता है। देखिए परागण जो होता है वह विभिन्न माध्यमों से, वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा आता है, उन सभी। तो वही करा है जो एनिमोलॉजी में परागण किसके द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा। काफी अच्छा प्रश्न। एनिमोफिली में वह वायु के द्वारा परागण हो जाएगा। आगे है देखिए एंटोमोफिली में कीटों के द्वारा हो जाएगा। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे चिरिप्टोफिल, इसको क्या कहते हैं, चिरेप्टोफिली कहते हैं। ऑप्शन ए में देखिए एंटोमोफिली है, तो एंटोमोफिली में हम लोग को देख लिया कि इसमें कीटों के द्वारा होता है। एनिमोफिली में हम लोग को वायु के द्वारा होता है। और नीथोफिली, आगे हम लोग और नीथोफिली के बारे में भी देख लेंगे। चलिए अब 44 में देखिए थोड़ा सा आपको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे जूफिली में क्या हो जाएगा, जू में जंतुओं का हो जाएगा। और वही एंटेमो में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एंटेमो में क्या था, देखिए था ना एक प्रश्न आया था ना एंटोमोफिली में, उसमें था कीटों का अध्ययन। शायद हम मिस्टेक से जंतु बोल दिए हूँ, लेकिन एंटेमो में कीटों का आ जाएगा। तो जूफिली में जंतु आ जाएगा। और नीथोफिली परागण में क्या आ जाएगा, देखिए पक्षी में, ये आ जाएगा पक्षी में। और वायु के द्वारा तो एनिमोफिली हम लोग देख ही लिए थे, मानव द्वारा तो अलग था ही, तो ये ऑप्शन में था ना। और नीथोफिली तो आ गया पक्षियों के द्वारा। आगे हम लोग जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। जो बंद परागण बंद पुष्पों में होता है, कहता है जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में कैलिस्टोगेमी है, एलोगेमी है, ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी तो होगा नहीं, एलोगेमी होगा नहीं। थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको क्या मिल जाएगा, क्लिस्टोगेमी। तो मेरे अनुसार तो क्लिस्टोगेमी ही ज़्यादा सही उत्तर है। तो यही होगा क्लिस्टोगेमी, जो परागण बंद पुष्प में होता है, यानी पुष्प जो बंद होते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, पर परागण जो होता है वह लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है, नर संतान का निर्माण होता है, दुर्बल संतान का निर्माण होता है, अच्छी संतान का निर्माण होता है। इसलिए होता है ताकि बीजों का, ऑप्शन में है बीजों का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को देखकर लोग ऐसे भी समझ आएंगे कि जो अच्छी संतान होता है इसलिए पर परागण
लाभदायक होता है। पर परागण मतलब दूसरे के द्वारा, जब परागण जो होता है किसी माध्यम के द्वारा लाया जाता है तो वो पर परागण। स्वपरागण जो स्वयं होता है जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया था प्लांट मॉर्फोलॉजी से पहले भी हम लोगों ने देखा था कि उसका परागण स्वयं होता है, स्वयं हो जाता है। जिसमें हम लोग अभी देखे थे कि पुष्प का जो 4 भाग होते हैं, प्रथम भाग होता है जिसे बाह्यदलपुर कैलिक्स के नाम से जानते हैं, उस दूसरा भाग कोरेला का नाम से, तीसरा पुमंग के नाम से, चौथा जैंग के नाम से। तो जैंग वाले वही तो मादा वाले भाग होते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट 55 में देखते हैं, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अध्यावरण, भ्रूणपोष, निभाग, बीजांड। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो निषेचन के पश्चात है, तो बहुत सारे लोग जैसे ही पढ़ेंगे वो भ्रूणपोष पहले ज़्यादा उनका जाएगा, कहाँ तक प्रोबेबिलिटी, भ्रूणपोष जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे तो बीजांड जाएगा। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न का जवाब गलत है कि निषेचन के पश्चात बीजावरण का विकसित जो होता है उससे अध्यावरणों से कहा, अध्यावरणों कहा जाता है। देखिए अध्यावरणों को बीजांड काय भी कहा जाता है। तो अध्यावरण जिसमें अंड या मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है उसे अध्यावरण निषेचन के पश्चात कहा जाता है। तो वही कारण निषेचन के पश्चात जो बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निषेचन के पश्चात तो वह कहलाते हैं अध्यावरणों से विकसित होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह अध्यावरण हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, जिसे बीजांडकाय के रूप में कहते हैं। तो ही निषेचन के पश्चात जो बीज का होता है। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण किसका है? देखिए डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? द्विनिषेचन। जैसे ही पुष्प में होता है उसमें जब क्या होता है, नर भाग आता है तो वह क्या होता है, 2 अंडों, एक होता है मूल यानी कि बढ़ जाते 2 भागों में, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी एक होता है, सेकेंडरी एक होता है। तो जो प्राइमरी एक होता है उसका फर्टिलाइजेशन होकर वो भ्रूण में बदल जाता है। सेकेंडरी जो होता है वह भी फर्टिलाइज करता है, लेकिन वह क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे वो उसका निषेचन होता है वो खत्म हो जाता है फिर। तो इस तरह से यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण किसका है? ब्रायोफाइटा का। अब बताइए, आप थोड़ा सा सोचिए कि पादप जगत है उसे जो बांटा गया था वह किन किन क्षेत्रों में बांटा गया था? तो जो पादपों का जो वर्गीकरण किया गया था उससे पहले हम लोग वो देखे थे कि जो वर्गीकरण किया गया है वह पादप और जंतु का, वह कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। फिर तीसरा भी हम लोगों ने देखा था कि 3 जगत भी किया गया। फिर चौथा भी हम लोगों ने देखा था कि 4 जगत किया गया। तो याद करिए कौन कौन था। तो जो द्विजगत था वह कैरोलस लिनियस के द्वारा, 3 जगत में किसरा था? प्रोटेस्टा आया था जो हैकेल के द्वारा किया गया था, चौथा था मोनेरा आया था जो कोपरेन के द्वारा किया गया था, पांचवा आर्च व्हिटेकर के द्वारा। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, आवर्त बीजी। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? वह होता है आवर्त बीजी में, यानी जिसके बीज कवर होते हैं। तो इस 56 का जो सही जवाब हो जाएगा वह आवर्त बीजी हो जाएगा। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो जिम्नोस्पर्म में अनावर्त बीजी हो गया जिसके बीज कवर नहीं होते हैं। तो किसके बीज कवर नहीं होते? अनावर्त बीजी में कौन आता है? जैसे साइकस वाले पौधा आता है ना, उसमें पुष्प भी नहीं होता है। तो ये साइकस वाले पौधे आते हैं जिसके बीज ढके हुए नहीं होते, आवर्त बीजी में बीज ढके हुए होते हैं। इसका निषेचन क्या होता है? वही डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर इसे आप समझना चाह रहे हैं तो पुष्प का जो क्या होता है, निषेचन होता है, उसे आप समझिए। तो यहाँ से वो जो नर वाले भाग आते हैं फिर वो जैंग वाले भाग में जाते हैं। तो इस तरह से वो 2 होते हैं, यानी कि 2 अंडा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक होते हैं उन दोनों को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी होता है स्वाभाविक सी बात फर्टिलाइजेशन होकर स्वाभाविक से खत्म हो जाता है और प्राइमरी निषेचन वो निषेचन कर क्या होता है, भ्रूण और बीज का निर्माण करता है। तो चलिए ये तो था द्विनिषेचन। आ गया था अनिषेक जनक किसे कहते हैं? देखिए अनिषेक जनक को पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं अनिषेक जनक। हार्मोन के बिना फल का परिवर्तन होता है, बिना निषेचन के फल का परिवर्तन होता है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन होता है, बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्तन होता है। ये काफी कंफ्यूजन वाले प्रश्न है। कुछ लोग तो जैसे ही देखेंगे हार्मोन के बिना फल का परिवर्तन, कुछ लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर कुछ लोग ज़्यादा सोचेंगे तो बिना निषेचन के फल का परिवर्तन की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर कुछ लोग बिना निषेचन के अंडाणु के परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि अनिषेक जनक जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, बिना निषेचन के किसका होता है, जो भ्रूण का परिवर्तन होता है वही कहलाता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्तन। अब आपके माइंड में लग रहा हो ऐसा कैसे होगा बिना निषेचन के? तो बहुत सारे ऐसे पादप है जो बिना निषेचन के ही होते हैं, भ्रूण का परिवर्तन होता है। जैसे केला में ले लीजिए, उसके बाद ये सहतूत ले लीजिए, ये सब का जो निषेचन होता है पार्थेनोजेनेसिस के आधार पर ही होता है। मतलब जिसमें निषेचन के बिना ही मादा युग्मक सीधे ही नए पौधे का विकास कर लेते हैं बिना निषेचन के। मादा युग्मक जिसे वर्तिकाग होता है, मादा युग्मक हमने देखा कि जो चौथा भाग होता है वह जिसमें वर्तिकाग अंडाशय होता है का नर युग्मक परागण से संयोजन में होने पर यदि भ्रूण का विकास हो तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनक कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के। तो वो भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह से किसमें पाए जाते हैं, जिसमें स्वयं वो भी विकास हो जाता है पर बिना परागण के द्वारा, मतलब बिना निषेचन के द्वारा ही। तो कुछ पौधे के नाम भी हम लोगों ने जाना। अब आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 में करा फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा गया है। देखिए इससे पहले कुछ और प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे देखिए क्या है, अनिषेक जनक फल आ गया ना। देखिए प्रश्न एक है ना, कौन सा फल अनिषेक फल नहीं है? अनिषेक फल नहीं है माने जिसका परागण, जिसका निषेचन, परागण कहिए निषेचन जो भी कहिए आप, जिसका निषेचन बिना मादा युग्मक के सीधे नए पौधों के रूप में विकास हो जाता था। सहतूत भी आ रहा था, केला भी आ रहा था। अब ऑप्शन में सहतूत भी है और केला भी है। तो अब बताइए कि ऑप्शन में दोनों दे दिया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ज़्यादातर जो अनिषेक फल के उदाहरण में जो आ जाएगा वह आ जाएगा अनानास हो जाएगा,
वह सहतूत के अलावा वह केला ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो दोनों रहेगा तो आप केला पे प्रथम प्राथमिकता केला पे देंगे। निषेच फलक हम लोगों ने देख लिया था कि परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण को ही, फल के निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलक, अनिषेक फलनीय कहिए, अनिषेक फल कहिए, वही कहा जाता है। अथवा जब फूल बिना निषेचन के बन जाते हैं उसे ही अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल द्वारा बने फल जो होते हैं क्या होते हैं, अर्थात बीज रहित फल होते हैं, की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला हो गया, अनानास हो गया और अंगूर हो गया। तो केला हो गया, अनानास हो गया और अंगूर, ये दोनों तीनों चीज़ हो गया। तो अनानास तो ऑप्शन में है नहीं, अंगूर है नहीं, तो केला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है। तो गुद्देदार वाला भाग किसमें खाने योग्य होता है, उसका थैलमस होता है आम में, संतरा में, टमाटर में और सेब में। तो सोचिए क्या होगा, आपको कुछ समय के लिए संतरा भी लगेगा, टमाटर भी लगेगा, तो लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा गुद्देदार थैलमस, वो सेब का खाया जाता है। अब प्रश्न उठता है क्या आम का, तो आम ड्रूप में आता है, आगे हम लोग देखेंगे, जिसका हम लोग मध्य भाग को खाते हैं। संतरा हम लोग देखेंगे, संतरा और नींबू, मौसमी, ये सभी हेस्पेरिडियम में आएगा। टमाटर भी हम लोग देखेंगे, इसका मध्य थैलमस हम लोग, बाहरी थैलमस हम लोग खाएंगे, तो ये होता है सत्यफल। सत्यफल में सेब आ जाएगा। अब सत्यफल, अब असत्यफल क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। सत्यफल में क्या होता है कि वह फल जो फूल के निषेचन अंडाशय से उत्पन्न होकर अंडाणु बीज के रूप में उभरते हुए फल बनते हैं, उन्हें सत्यफल कहते हैं। जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, आंवला हो गया, खजूर, अखरोट, ये सभी सत्यफल में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह सत्यफल के रूप में क्या हो जाएगा, तो आम और सेब दोनों है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो सेब की तरफ ही जा रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी आम होना चाहिए। आम की चर्चा भी हम लोग की, तो सत्यफल के रूप में क्या हो जाएगा, वह आम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, आम हो गया, अंगूर हो गया, वो सभी सत्यफल में। सत्यफल के में निषेचन की वजह से ही इनमें बीज बनता है। सत्यफलों में निषेचन के बिना फल का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। इसमें निषेचन होना प्राथमिकता है। और वही एक सत्य होता है और एक असत्य भी फल होता है। बिल्कुल सही बात है, असत्य भी होता है। असत्य में क्या हो जाता है कि आभासी फलों में बिना निषेचन के बीज नहीं बनते हैं, इसमें बिना निषेचन का फल का निर्माण नहीं होता, आभासी फल में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। तो अंतर यही है कि इसमें निषेचन का होता है और असत्य फल में बिना निषेचन का। तो क्या असत्य फल के उदाहरण अनिषेक फल में आ जाते हैं, क्योंकि अनिषेक फल में भी तो परागण क्या होता है, निषेचन तो नहीं होता है ना। तो वही चीज़ तो हम लोगों ने अभी देखा कि असत्य फल में भी बिना निषेचन के होता है। तो हम कह सकते हैं कि असत्य फल वाले कुछ ऐसे पौधे हैं जो अनिषेक फल में आएंगे, यानी दोनों एक तरह से पर्याय के रूप में है। तो बिल्कुल होगा, जैसे अनिषेक फल में बिना निषेचन के हो रहा था, कौन कौन हो रहा था, उसमें केला आया था, अंगूर आया था, ये सभी आया था ना, अनानास आया था। तो ये हो जाएगा, तो वो असत्य फल में भी, आप उसे असत्य फल में भी तो बिना निषेचन के हो रहा था। तो असत्य फल वाले जैसे ऊपर वाला आया था ना, अनिषेक फल में कौन आया था, केला आया था, तो केला बिल्कुल होगा। चलिए आभासी फल वही हो गया, असत्य, असत्य एक आभासी फल भी है। आभासी फल का उदाहरण क्या है, सेब, अमरूद, आम, टमाटर। आभासी फल का विकास अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के अन्य भाग से होता है, वो आभासी फल कहते हैं। वो अंडाशय से नहीं, पुष्प के अन्य भाग से। तो बताइए आभासी फल में कौन आ जाएगा, सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आभासी फल के रूप में आ जाएगा, मेरे अनुसार तो होना चाहिए सेब ही होना चाहिए आभासी फल में, तो सेब ही है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आभासी फल में जो होता है, आभासी फल का विकास अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के अन्य भागों से होता है, वो आभासी फल कहलाते हैं। तो दो तीन तरह के हम लोगों ने देखा, सत्य देखा, असत्य फल हम लोगों ने देखा, आभासी फल में देखा। उसमें क्या होता है, आभासी फल में अंतर यह हम लोगों ने देखा कि इसका विकास अंडाशय से ना होकर बल्कि पुष्प से होता है, पुष्प के अन्य भाग से। नारियल और आम, नारियल आम ये ड्रूप शब्द में, ड्रूप में क्या हो जाते हैं, जिसका बाहरी भित्ति होता है, हार्ड छिलका द्वार होता है, मध्य खाने योग्य होता है, और फिर आप देखेंगे जो अंदरूनी होता है वह काष्ठीय यानी कठोर होता है। जैसे नारियल का बीच में देखिए क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना, बाहर फल भित्ति का छिलका होता है, मध्य फल भित्ति गुदेदार अथवा रेशेदार होता है, जैसे आम हो गया, नारियल में हो गया बीज वाले, और जो अंतः फल भित्ति वो काष्ठी होता है, जैसे उसमें गुठली मिलता है ना आम में, तो अंतः हो गया, तो ड्रूप में आता है। तो ये जो बांटा गया है ना गुदेदार और मासल को, फल को 7 भागों में बांटा गया, एक ड्रूप में बांटा गया है, फिर बेरी में बांटा गया है, पीपो में बांटा गया है, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम में भी हम लोगों ने देखा, नींबू और संतरा उसी में आएगा, हाँ मौसमी को भी रख सकते हैं उसमें, हेस्पेरिडियम में बलास्टा है, स्पीफेरियम, तो पीपो है। फिर पीपो के बारे में, बेरी के बारे में भी देखेंगे। पीपो में जैसे बेरी में टमाटर, पपीता ये वाला भाग आ जाएगा, जिसमें मध्य फल भित्ति गुदेदार होता है, और अंततः फल भित्ति पतली और झिल्ली के समान होता है, और बाहर फल भित्ति छिलका बनाता है। तो अंतर यही है इसमें कि जो अंतर होता है वह पतली झिल्ली का होता है। जैसे टमाटर में देख लीजिए, पपीता में देख लीजिए, वो छिलीदार झिल्ली झिल्ली होता है ना अंदर, ऐसा तो आ जाएगा बेरी, और जिसे बेका के रूप में भी जानते हैं। पीपो में भी देखेंगे, पीपो में मतलब वो मांसल तथा गुदेदार होता है उसमें। चलिए ये कुछ था जो हम लोगों ने देखा। पके हुए आम खाने योग्य अकारिकीय भाग कौन होता है, तो पके हुए आम का मध्य फल भित्ति होता है। नारियल के खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य एरिल होता है वो भाग। चलिए ये कुछ था जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आ जाइए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा गया। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो बांटा गया है किसके आधार पर, मांसल या गुद्देदार
फल 7 वर्गों में विभाजित किया गया है जो मासल गुदेदार फल में। उसमें से हम लोगों ने देखा ड्रूप, देखा ड्रूप में आम आया और क्या आया, एक आम था और नारियल था। उसके बाद हम लोगों ने एक बीजी बेरी भी देखा। बेरी के अंतर्गत में क्या आया, जिसमें से बाहर फल भित्ति में तो बाहरी जो उसका भित्ति था उसमें छिलका था, मध्य में क्या था, गुदेदार मासल था, गुदेदार था, और अंतः फल भित्ति में झिल्लीदार था जिसमें लीची हो गया। मतलब लीची लीची मुख्य रूप से नहीं कहिए, पहले टमाटर कहिए, पपीता कहिए, ये सभी इसमें आ रहे थे, किसमें, बेरी के अंतर्गत में आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पीपो भी देखा। उसके बाद फिर और भी था, जैसे हेस्पेरिडियम में भी देखा, जिसमें हेस्पेरिडियम में इसमें से क्या होता है, बाहर फलविति चमड़े के समान मोटी होता है, जैसे नींबू हो गया, मौसमी वाले हो गया, संतरा हो गया। और अंतः फलविति जो होता है, पहले मध्य कहिए, मध्य में सफ़ेद रेशेदार भाग के रूप में होता है, बाहर फलविति से जुड़ा होता है, अंतः फलविति एक झिल्ली के रूप में प्रत्येक फाँक के ऊपर बना हुआ रहता है। तो हेस्पेरिडियम भी हम लोगों ने देख लिया। तो फलों को प्रकार इसमें लीची को होते हैं, लीची को रखा गया, बेरी में रखा गया। तो 69 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, वो 69 का वह बेरी ही होना चाहिए, क्योंकि नट में तो आएगा नहीं। लीची है ना, नहीं नहीं लीची है तो नट में ही आएगा, सॉरी लीची है ना, क्योंकि लीची का जो बाहरी छिलका इसमें पाया जाता है। और बेरी में हम लोगों ने क्या देखा कि बेरी में होता है जो मध्य ये नट वाले भाग में आएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि लीची है जो नट में आएगा। एक बीज बेरी में हम लोगों ने देखा कि बाहरी फलविति में तो छिलका होता है, मध्य फलविति में गुदेदार होता है और अंतर फलविति में झिल्ली नुमा होता है। और ये हम लोगों ने देखा। हेस्पेरिडियम में क्या देखा कि बाहरी फलविति में चमड़े सी मोटी छिलका होती है, मध्य फलविति में इसमें से हम लोगों ने देखा कि मध्य फलवितियाँ रेशेदार होती है, सफ़ेद रेशेदार होता है। अंतर फलविति में क्या होता है, एक तरह का फाँक होता है, प्रत्येक फाँक के ऊपर मतलब फलविति होता है, अंतर फलविति एक झिल्ली के रूप में प्रत्येक फाँक से जुड़ी हुई रहती है हेस्पेरिडियम में। तो ये था कुछ हम लोगों ने देखा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेत है, तो तने के रूपांतरण का संकेत सोच लीजिए। तना में हम लोगों ने देखा कि तना को जो बांटा गया है, इसमें प्रकंद देखा, सल्कंद देखा, घनकंद देखा, ये भाग हम लोगों ने देखा। जैसे तना की बात की जाए तो तना में हम लोगों ने क्या देखा था, आलू है, आलू को प्रकंद में रखा गया था। फिर प्याज को हम लोगों ने देखा, आलू कहिए, आलू को स्तंभ कंद में कहिए, प्रकंद में नहीं, प्रकंद में तो हल्दी आ जाएगा, हल्दी वाले भाग को देखा प्रकंद में, क्योंकि तना को मुख्य रूप से 3 भागों में, भूमिगत तने में, अर्धवायवीय तने में और वायवीय तने में बांटा गया है। तो भूमिगत तने के अंतर्गत में जैसे हल्दी को हो गया प्रकंद में, फिर स्तंभ कंद में आलू को बांटा गया, सल्क कंद में सल्क जिसमें होता है प्याज को बांटा गया है। तो प्रकंद, स्तंभकंद, सलकंद, उसके बाद घनकंद। घनकंद वास्तव में प्रकंद का संघनित रूप है, यानी कि भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में आधार पर भोज्य पदार्थ संचय होता है पौधे का, यानी एक तरह से इसमें क्या होता है, आधार भाग अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, उन्हें घनकंद कहते हैं। वही कह रहा है प्याज का सल्क। अब क्या प्याज का सल्क पाया जाना, हाँ ये भी रूपांतरण का, आगे पढ़ लीजिए। क्या उसके बाद भी कुछ तना का और भी ऑप्शन में चर्चा किया, हाँ आलू में आँख पाया जाना, तो आलू भी यह स्तंभकंद का उदाहरण है। तो तने का रूपांतरण अगर प्याज का सल्क, प्याज में सल्क का पाया जाना, आलू में आँख पाया जाना, तो वह ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा पर्याप्त होगा कि आलू में आँख का पाया जाना वह स्तंभकंद का जो भूमिगत तना है उसका एक भाग है, जो आलू आता है स्तंभकंद के अंतर्गत में। हाँ प्याज भी आता है, ऐसा कहना नहीं है कि प्याज क्या किसका भाग नहीं है, तो प्याज जरूर सल्ककंद का भाग है। इसमें सल्ककंद में बहुत छोटा चपटा होता है जो ऊपर कभी भी भूमि के नीचे, भूमि पर नहीं आता, बहुत छोटे छोटे सल्क से मिलकर बने होते हैं, इसके अंदर प्याज को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट 71 में आती है, अनानास किस फल का उदाहरण है। चलिए आ गया ना, अनानास के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन में सिलिकवा है, सेरोसिस है, साइकोनस है और समारा है। तो किस प्रकार का फल है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नहीं इसमें ड्रूप का चर्चा की, इसमें हमने देखा था ना, गुदेदार और मासल के आधार पर फलों को 7 वर्गों में बांटा गया। ड्रूप हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्या देखा, बेरी हम लोगों ने देखा, पीपो हम लोगों ने देखा, हेस्पेरिडियम भी हम लोगों ने देखा है। कुछ ये इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से ना ही ड्रूप है, ना ही इसमें बेरी है, ना ही हेस्पेरिडियम है, ना ही पीपो है। ऑप्शन में साइकोनस, सेरेस, अनानास। तो देखिए जो अनानास किस प्रकार का फल है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए क्या होगा, तो मेरे अनुसार तो अनानास जो आ जाएगा किस प्रकार का फल में आ जाएगा, साइकोनस में आना चाहिए, है ना। एक बार आप देख लेंगे, साइकोनस के अंतर्गत में अनानास को रखा गया है। साइकोनस क्या है, अब आप हमें ये बताइए है कि क्या है। भ्रूण किस में पाया जाता है, अब आ गया नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है। तो फूल, अब देखिए भ्रूण फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में, या आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए भ्रूण जब भी मिलेगा तो वो बीज में ही मिलेगा। तो क्योंकि हमने अभी बताया था ना कि जो परागन होता है वो जब नर क्या होता है, अंडप में आता है, यानी एग में आता है, तो एक अंड और नर मिलकर एक जनक बनाता है। और एक और जो होता है, एक एन प्लस, तो एन हो गया, 2n हो गया, एक नर युग्मक और होता है सेकेंडरी होता है, एन प्लस 2n, वो 3n हो जाता है। तो वो सेकेंडरी होता है, वो स्वाभाविक से खत्म हो जाता है। तो अंड और नर युग्मक जो एक, जैसे 2 एग आ गया, यहाँ से आया तो एक यहाँ फर्टिलाइज किया, एक यहाँ फर्टिलाइज, तो प्राइमरी तो बढ़ते चल जाता है, यह युग्मजनक बना, युग्म भ्रूण और बीज बना, तो वही करा भ्रूण बीज में विकसित होता है। चलिए आगे प्रश्न 82 में देखिए, भूंग को चलिए उससे पहले अच्छा प्रश्न है, सजीव प्रजक यानी वीवी पैरस अंकुरन किसमें पाया जाता है। देखिए ये समझिए कि वीवी पैरस क्या होता है, सजीव प्रजक क्या है। सजीव प्रजक वो
उस प्रकार के परागण कहिए या उस प्रकार के विकसित पौधे का विकास कहिए, जो भी कहिए, विविपेरस में वो होता है कि जो पौधे से संलग्न फल का क्या हो जाता है, अंकुरन पौधे में ही हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वह पौधे से टूटने के बाद, अलग होने के बाद, भूमि में जाने के बाद अंकुरन होता है, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिनका अंकुरन क्या हो जाता है, पौधों में लगे हुए होने के पर भी हो जाता है। जैसे टमाटर को देख लीजिए, पका हुआ टमाटर उसी में विकसित कर जाता है। तो वही का अंकुरन किस में पाया जाता है, जो सजीव पर्जक अंकुरन, वही सजीव पर्जक कराता है। राइजोफेरा में, राइजोबियम में, अनानास में, राइजोक्लोनिस में। तो यह हो जाएगा राइजोफेरा। राइजोफेरा में पाया जाता है सजीव पर्जक, जिसे पितरस्त, इसका एक और अन्य नाम है पितरस्त अंकुरन भी कहते हैं। पितरस्त का मतलब कि वह मतलब पिता में, यानी पितरस्त यानी कि जब वह जुड़ा हुआ रहता है पौधों में, उसी समय उसका अंकुरन हो जाता है फल के अंदर ही। ऐसे में मुख्यतः बहुत कम ऐसे हैं, तो उसी में से राइजोफेरा एक उसके अंतर्गत में आता है। आगे देखेंगे टमाटर भी उसी प्रकार का है, देखेंगे क्या पक जाएगा तो उसी में अंकुरन उसका हो जाएगा। अधोभूमि का अंकुरन, अधोभूमि मैंने भूमि के अंदर जिसका बीज पत्र रह जाता है, ये आप समझिए, है ना। भूमि के अंदर अधो है, अधिभूमि के अंदर अधोभूमि। भूमि क्या, कद्दू का बीज पत्र, जैसे यहाँ पर जैसे ये बीज हुआ, तो जब बीज वो अंकुरन होता है, निकलता है, तो क्या उसके बीज पत्र देखते होंगे ना, किसी का भूमि के अंदर रह जाता है और किसी में भूमि के बाहर निकलने पर ये बीज पत्र इस प्रकार से लटका हुआ रहता है, ऊपर चलाता है। वही करा भूमि के नीचे अधोभूमि का अंकुरन, इसे हाइपोगियल जर्मिनेशन कहते हैं। किसमें पाया जाता है, कद्दू में, मक्का में, राइजोफेरा में, सेम में। कद्दू में क्या होता है, नीचे रह जाता है, कद्दू में नीचे यानी बीज पत्र उसका नीचे रहता है, नहीं, कद्दू में ऊपर चलाता है। आगे बढ़िए, मक्का में, मक्का में भी क्या होता है, नीचे चला, ऊपर चला आता है। मेरे अनुसार तो ऊपर, मक्का का ऊपर आता है, नहीं, मक्का का नीचे ही रह जाता है। देखते होंगे जो मक्का होता है उसका नीचे रहता है। राइजोफेरा में ऊपर चलाता है, सेम में ऊपर चलाता है। तो यहाँ पूछा है अधोभूमि यानी हाइपोगियल, जो जमीन के नीचे जिसका बीज पत्र रहता है, तो वह हो जाएगा, एक है मक्का है, बाकी सभी का ऊपर आ जाता है। सेम का भी आप देखते हैं, मटर वाला तो ऐसे भी आप देखिए किस प्रकार से मटर उगेगा तो ऊपर वाला आ जाता है अंकुरन के बाद। अब 82 में है भूमपोरिक अंकुरन। भूमपोरिक माने भूमि के ऊपर हो जाता है, भूमि पर आ जाता है। भूमपोरिक में क्या आता है, मक्का, गेहूं, मटर। अब भूमि पर कौन आ जाता है, बीज पत्र। किसका अंकुरन के बाद बीज पत्र भूमि पर आ जाता है, भूमपोरिक। क्या मक्का का, अभी हम लोगों ने देखा कि मक्का का तो अंदर ही रहता है वो। गेहूं का भी अंदर रह जाता है। मटर का क्या होता है, भूमि के ऊपर आ जाता है। हाँ देखिए, मटर और सेम का तो क्या होता है, सेम होता है जो जरूर ऊपर आ जाता है सेम का, लेकिन मटर का जो होता है वह नीचे रखता है। तो सेम और मटर में अंतर है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। सेम होता है जिसका चलाता है, लेकिन मटर का नहीं आता। अरंडी का तेल का वह ऊपर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितना अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ये देखिए आगे, 83 आ गया, पौधे में पितरस्त अंकुरन। भेभे पेरी का अभिप्राय क्या है, निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्तन, तने में बनी खोखली में संग्रहित मिट्टी में जनक वृक्ष, जो जनक वृक्ष है, लगे हुए फल के भीतर अंकुरन, यही होता है भिभी पैरी। जो हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न आया था ना, भिभी पैरस क्या था, जो राइजोफेरा उसके अंतर्गत में आ रहा था, तो वही करा जनक वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं और मतलब मूल वृक्ष होते हैं, जब उसके अंदर फल रहता है उसी समय उसका अंकुरन होता है। ज़्यादातर जितने भी होते हैं अंकुरन क्या होता है, जब वो आप उसके नमी में देते हैं, उसके सींचते हैं फल, यानी कि वह पौधे बीज के रूप में पौधे से अलग होने के बाद ही उसका जर्मिनेशन होता है। लेकिन भिभी पैरस में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर राइजोफेरा आता था। और जैसे एग्जाम्पल में टमाटर का हमने बताया कि उसमें भी ऐसा होता है। घटपर्णी पीचर प्लांट क्या होता है, पीचर प्लांट वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होता है। उस नाइट्रोजन की कमी के कारण, चूंकि आपको पता होगा पौधे को विकास की प्रोटीन की आवश्यकता है, और प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो इसी कंडीशन में पौधे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मतलब ये तो समझ गए ना कि ये पौधे के ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है, अथवा जमीन से नाइट्रोजन के उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। तो जीवन के लिए जो पौधे होते हैं उसके जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है, और प्रोटीन इसे क्या करता है, प्राप्त करने के लिए पौधों में नाइट्रोजन का मिलना बहुत ही जरूरी है। उसी नाइट्रोजन को पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो कीटों का जो भक्षण करता है पिचर प्लांट, वो क्या करता है, किसके द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्ता के द्वारा, पर्णबिंद के द्वारा, अनुपर्ण। तो वो पत्ता होता है, पत्ता ही उसका पिचर प्लांट के रूप में कार्य करता है। जैसे कीट जाएगा, ऐसे फैला हुआ रहेगा, कीट जाएगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसमें कीट क्या हो गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए चलिए यही था, बाकी आप लोग जवाब दे पाएंगे। जैसे सब्बिसु का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो ऑप्शन में है यूकेलिप्टस है, टेरोकार्पस है, पॉलीएथिलीना टेक्टोना है, या यूकेलिप्टस हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछता है, जैसे ये तो और पूछ देगा सबसे लंबा जीवित पौधा, उसमें यूकेलिप्टस आपको एग्जाम्पल में देगा, साथ में सिक्वा भी देगा। तो वहाँ पे आप यूकेलिप्टस मत मार दिएगा, सिक्वा, क्योंकि लंबा जीवित पौधा पूछा है। तो इसका ये था कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी से देख लिया।